नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। चक्षुदर्शी देखते देखते सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब इसको कर लीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह के वीडियोस की सूचनाएं मिलती रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी की। ज्ञानेश जी से आजकल सुर्खियों में हैं। संसद से लेकर सड़क तक उन्हीं की गूंज है। आगरा के ज्ञानेश जी को कौन नहीं जानता इस समय देश में। पढ़ा हो, अनपढ़ हो, मूक हो, बधिर हो, ज्ञानेश के बारे में सब जान रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ज्ञानेश जी ने इस देश में एक नया इतिहास रचा है और वो इतिहास है कि वोट आखिर चोरी कैसे किए जाएं। ज्ञानेश जी के ऊपर चूंकि अभी कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है तो अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं है कि उन्होंने वोट चुराए हैं, लेकिन फरियादी बन करके लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को रंगे हाथ पकड़कर दिखाया है। महादेवपुरा कर्नाटक के एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटों की गहन जांच पड़ताल 6 महीने की करने के बाद। और ये जो वोट चोरी का जो अभियान था, चूँकि देश में पिछले लंबे अरसे से चल रहा था, ज्ञानेश जी से पहले राजीव कुमार थे, उनके समय भी वोट चोरियाँ हुई, लेकिन पकड़े गए ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार भी पकड़े जाने के बाद उनके ऊपर क्या कोड़ में खाज हो गई। उधर तो महादेवपुरा में वोट चोरी का मामला उजागर हुआ और उधर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया मतदाता सूची का, और उसमें से 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर करने की तैयारी कर ली। लेकिन शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। तो बात आई कि 65 लाख लोगों को फिर भी मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। मतदाता सूची से जिन लोगों को निकाला गया उनके बारे में सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के जो बयान हैं वो बड़े परस्पर विरोधी हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का कहना है कि वो ऐसी मतदाता सूची बना रहा है जिसमें कोई गैर भारतीय शामिल नहीं हो, लेकिन जब वो उससे जवाब तलब किया गया, पूछा गया कि आपने जो 65 लाख लोगों को निकाला है इसमें कितने गैर भारतीय हैं, तो चुनाव आयोग तो बगलें झाँकने लगे। यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता यही कहता है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं तो वो भी कहते हैं घुसपैठिए घुसाए हैं और वो यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ छीन रहे हैं, यहाँ की बहन माँ बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल बात ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश जी इस समय बड़े सुर्खियों में है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। ज्ञानेश जी के खिलाफ विपक्ष जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। संसद के अभी 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में हो सकता है कि ये नोटिस आ जाए। और ये भी हो सकता है कि सरकार ने आज चूँकि अधिकांश काम अपना निपटा लिया है तो कल संसद की कार्रवाई शुरू हो और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए और विपक्ष को ये मौका ही न मिल पाए कि वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए। देश में कोई न्यायाधीश हो या मुख्य चुनाव आयुक्त, इनको हटाने की एक ही तरकीब है कि वो संसद के 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। माननीय अदालत को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन होता ये संसद से ही अमूमन है। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में महाभियोग प्रस्ताव की नौबत तो आई, लेकिन किसी के खिलाफ महाभियोग चला नहीं, ना किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। और अभी इसी मौजूदा समय में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं माननीय यशवंत वर्मा साहब, उनके घर से बोरों वोट मिले नकद, तो उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी हुई, नोटिस हुआ, लेकिन महाभियोग अभी चला नहीं। हालांकि संसद ने हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने उनके खिलाफ मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति बना दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे बहस है। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि एक तरफ यशवंत वर्मा का मामला संसद में ज़ेरे बहस होता है, अदालत में ज़ेरे बहस होता है,
और दूसरी तरफ उसी मामले में हमारी लोकसभा एक जांच कमेटी बना देती है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मामले में जब बात आती है कि यहाँ भी मामला ज़ेर बहस है SIR को लेकर के, वोट चोरी के आरोपों को लेकर के, लेकिन संसद में उनके बारे में लोकसभा में या राज्यसभा में सरकार बात नहीं करना चाहती। और यही वजह है कि 21 जुलाई से आज 18 अगस्त हो गया, संसद में एक दिन ढंग से काम नहीं हुआ। संसद में जो भी विधायी कामकाज हुआ है वो एक तरफा हुआ है, शोर शराबे के बीच हुआ है, वो हंगामे के बीच हुआ है। आज भी हंगामा हुआ। तो हम जिन ज्ञानेश बाबू की बात कर रहे हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े चर्चित अधिकारी रहे हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं। मजे के बाद देखिए हमारे संगतियाँ बहुत हैं। ज्ञानेश बाबू पैदा हुए आगरा में, उत्तर प्रदेश में, और उनको कैडर मिला IAS में केरल का। तो अब केरल, उनको मलयाली तो आती नहीं, अंग्रेजी आती होगी, हिंदी आती होगी, इन दोनों से काम केरल में चला नहीं। हालांकि शुरू में वो तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े ऐतिहासिक जिले के कलेक्टर रहे और बाद में जुगाड़ करके कैसे भी वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आ गए और अलग अलग जिम्मेदारियां उन्हें मिली। वो सहकारिता विभाग में रहे, वो गृह विभाग में रहे, वो रक्षा विभाग में रहे, और वो जो हमारा एक रेजिडेंट कमिश्नर का पोस्ट होता है हर राज्य का, उस पद पर भी दिल्ली में रहे। और अंततोगत्वा जब रिटायर हो गए 19 फरवरी 2025 को, तो उनको भारत की सरकार ने केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। और ये उनकी नियुक्ति भी कैसे हुई, आपको मालूम है कि उनकी नियुक्ति के लिए पहले जो प्रक्रिया थी उसमें देश का मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होता था, लेकिन अब उसको परे कर दिया गया। अब बहुमत में सरकार होती है, सरकार के 2 प्रतिनिधि होते हैं और विपक्ष के LOP के नेता राहुल गांधी होते हैं। तो राहुल गांधी नहीं चाहते थे ज्ञानेश जी बने, लेकिन उनकी सुनता कौन, बहुमत तो सरकार का था। ज्ञानेश जी बन गए और ज्ञानेश जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही अपना काम शुरू कर दिया वोट चुराने का, जो अतीत में उनके जो पहले के हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी कर रहे थे, वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया और बिहार में उन्होंने लाखों वोट उड़ा के दिखा भी दिए। अब ऐसे जब ज्ञानेश कुमार चक्कर में फंस गए तो अब उन्हें बचाने के लिए पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, लेकिन ज्ञानेश बाबू गफलत में है। लगता है उनके नसीब में महाअभियोग का सामना करना लिखा है। हो सकता है बच भी जाए, नसीब है, नसीब का खेल तो होता है। लेकिन आपको ज्ञानेश बाबू के बारे में जान लेना चाहिए कि ये 1988 बैच के, जैसे मैंने आपको बताया, IAS अधिकारी हैं, सहकारिता में सचिव रहे हैं और संसदीय कार्य सचिव भी रहे हैं। मैंने जैसा कहा गृह में, रक्षा में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे। यहाँ तक कि भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो मसौदा तैयार किया, उसमें भी ज्ञानेश बाबू की बड़ी अहम भूमिका थी। अयोध्या में जो बहुचर्चित राम मंदिर बना है, उसके में जो नया विग्रह स्थापित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसकी चयन समिति में भी ज्ञानेश बाबू थे। ज्ञानेश बाबू राम मंदिर जो न्यास है उसमें भी सदस्य थे। यानी ज्ञानेश बाबू हमारी मौजूदा सरकार की नाक के बाल हैं, उनके प्रिय IAS अधिकारी हैं, इसलिए उनको संसद ये जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त बनाया गया। लेकिन अब वो फंस गए गफलत में। अब गफलत से सरकार उन्हें निकालेगी, कानून निकालेगा या जनता उनको निकालेगी, ये आने वाले दिनों की बात है, क्योंकि इस समय उनके खिलाफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा विपक्ष की ओर से चल रही है। कांग्रेस है, RJD है, बाकी दूसरे दल। उधर अदालत में भी मामला चल रहा है, सड़क पर भी चल रहा है, संसद में भी चल रहा है। तीनों जगह ज्ञानेश बाबू छाए हुए हैं। छाए भी क्यों नहीं, ज्ञानेश बाबू कोई चाय बेचते हुए तो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए नहीं। अच्छे खासे घर के आदमी हैं। आगरा में उनके पिताश्री डॉक्टर सुबोध गुप्ता थे, वो बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे और उनके परिवार में लोग कहते हैं 3-4 दर्जन तो डॉक्टर हैं और ढेरों IAS, IPS, IRS लोग हैं। खुद ज्ञानेश बाबू की जो लड़की है वो जो है IAS है, एक लड़की जो है वो IRS है। ज्ञानेश बाबू के जो दामाद हैं दोनों, वो एक IAS है और दोनों IAS हैं। उनकी एक बहनोई हैं, वो मध्य प्रदेश में उपेंद्र जैन है, वो IPS हैं।
तो इस तरह से उनका जो अतीत है वो पूरा प्रशासनिक सेवा का है, तो उनके अनुभव को कोई चुनौती दे नहीं सकता था और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। लेकिन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया, जो कि शायद हिंदुस्तान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो फहरिस्त है उसमें सबसे अलग अलग रंग में दिखाई देगा। इस देश में पहले चुनाव आयुक्त होते थे सुकुमार सेन साहब, बड़े भद्र आदमी थे। फिर उसके बाद के सुंदरम साहब आए, SP सेन वर्मा साहब आए, RK त्रिवेदी आए, BS रमा देवी नाम की एक महिला भी इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त बनी, लेकिन सुर्खियों में कभी नहीं आई। TN शेषन साहब का नाम तो आपने सबने सुना होगा, 90 के बाद वो बने और उन्होंने जो चुनाव प्रक्रिया है हिंदुस्तान की उसमें इतनी पारदर्शिता, इतना शुद्धिकरण उसका किया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। TN शेषन का मुकाबला बहुत से लोग उनके बाद बने मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन नहीं कर पाए। अब बहुत से नाम हैं, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, जैसे RBS पेरी शास्त्री हैं, और डॉक्टर MS गिल हैं, JM लिंगदो साहब हैं, नवीन चावला साहब हैं, TS कृष्णमूर्ति साहब हैं, BB टंडन साहब हैं। इन सब ने चुनाव आयोग की गरिमा का और संवैधानिक जो उसकी प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखने की बड़ी कोशिश की। बाद में S भाई कुरैशी साहब बड़े चर्चित, TN शेषन के बाद शायद वही सबसे ज़्यादा चर्चित मुख्य चुनाव आयुक्त बने। और कुरैशी जी के बाद हमारे BS संपत साहब हुए, AK ज्योति साहब हुए, OP रावत मध्य प्रदेश के IAS रहे, वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर बहुत चर्चित और बहुत ईमानदार और बहुत सख्त मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी पहचान छोड़कर गए। और सुशील अरोड़ा जी हुए, बाकी बहुत से लोग हैं, राजीव कुमार का जिक्र मैंने किया ही। लेकिन इस पूरे विवाद में, वोट चोरी के विवाद में, इतने सारे पूर्व चुनाव आयुक्त अभी भी देश में मौजूद हैं, लेकिन बोले सिर्फ OP रावत। और उन्होंने खुलकर कहा कि अगर मैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता और मेरे सामने राहुल गांधी ने जिस तरह से साक्ष्य रखे हैं महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के और आते, तो मैं इसकी जांच कराता और ज्ञानेश बाबू को भी इसकी जांच करानी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न ही नहीं बनाया, इस मामले को इतना सख्त कर दिया कि जब वो इधर राहुल गांधी बिहार में सड़कों पर जनता के साथ वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता बुला करके और उनको इस ढंग से लताड़ा राहुल गांधी को और कहा कि उसको हलफनामा दें, माफ़ी मांगे, और कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन अब वही स्थिति हो रही है, ना वो हलफनामा दे रहे हैं ना वो माफ़ी मांग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके सारे दस्तावेज तो केंद्रीय चुनाव आयोग के हैं, उनने मुहैया कराया, तो वो क्यों माफ़ी मांगे। फिर मजे की बात है कि ज्ञानेश बाबू ने पत्रकार वार्ता में जो उत्तर दिए हैं और जो खुद प्रश्न किए हैं वो एक IAS अधिकारी की तरह न करके भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह किए हैं। वो उन्होंने एक बड़ा हास्यास्पद सवाल कर दिया कि राहुल गांधी ने जो जांच के नाम पर जो अपना प्रेजेंटेशन किया था उसमें महिला वोटरों की जो निजता है उसको उजागर कर दिया। अरे बाबू, महिला वोटरों की निजता क्या होती है? आप जब मतदान के समय घूंघट उठा के देखते हैं, बुर्का खुलवा के देखते हैं, वो निजता नहीं होती। जब ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतदाता सूची, जब आप प्रदर्शित करते हैं तो उसमें उसका फ़ोटो रहता है, उसमें उसका मकान नंबर रहता है, उसके पति का नाम होता है। ये एक जनता की संपत्ति है, इसमें निजता का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अब करें तो करें क्या, ज्ञानेश कुमार जी जो कर सकते हैं वो उन्होंने किया। लेकिन अब उनके ऊपर ये तलवार तो लटक रही है महाभियोग की। जस्टिस यशवंत वर्मा भले ही महाभियोग से फिलहाल बच गए हों, लेकिन ज्ञानेश बाबू बच पाएंगे ये कहना मुश्किल है। नोटिस तो आएगा, नोटिस तो विपक्ष की ओर से आ रहा है, ऐसा लगता है। ना आए तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानेश बाबू को भगवान रक्षा करे, उन्हें महाभियोग से बचाए। और बेहतर ये हो कि अगर नोटिस आए तो ज्ञानेश बाबू उस महाभियोग का सामना करने की बजाय अपने पद से इस्तीफा दे के घर चले जाएं, ये कहते हुए कि जिस मुख्य चुनाव आयुक्त में देश की और देश के बड़े विपक्ष की आस्था नहीं है,
300 से ज़्यादा सांसदों की आस्था नहीं है, उस पद पर बैठने का कोई मतलब नहीं है और वो स्वेच्छा से अपनी अंतरात्मा के कहने पर पद त्याग रहे हैं। लेकिन शायद ही है कि ज्ञानेश बाबू ऐसा करें, क्योंकि हो सकता है ज्ञानेश बाबू को कुछ और आश्वासन सत्ता की ओर से दिए गए हों, सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से दिए गए हों कि जब वो 65 साल के होंगे और जब सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसे दूसरे लोगों को किया गया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किया गया, पूर्व थल सेनाध्यक्ष को किया गया। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को भी एडजस्ट किया जा सकता है, सांसद बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा देखते रहिए, बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।